नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार हम लोग की सीरीज़ जो एनसीईआरटी की है वो लगातार चल रही है। क्लास 8 एनसीईआरटी हम लोग बहुत आगे, आई थिंक 7वां या 8वां वीडियो ये है उस सीरीज़ का। सबसे पहली बात, काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं चैनल पे, तो सबसे पहले बता दूँ मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक 69,000 भर्ती का एक सेलेक्टेड कैंडिडेट और या फिर अब आप कह लीजिए कि एक टीचर हूँ। और सिर्फ जो कमियाँ मुझे अपनी प्रिपरेशन में लगी उनको मैं यहाँ पर फुलफ़िल करना चाहता हूँ। होता ये है कि जब हम एक एस्पिरेंट होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने हिसाब से या अपनी सोच की चाहिए होती हैं, बट हमको वो हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। आप कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि वो अपने नोट्स देते हैं आपको। वो नोट्स होते क्या एक्चुअल में, वो किसी न किसी किताब को पूरा फ़ोटोकॉपी कर देते हैं और पकड़ा देते हैं। तो किताब की ही फ़ोटोकॉपी करवानी होती है तो फिर हम किताब ही नहीं ख़रीद लेते। बट वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम यूट्यूब पर आते हैं तो ज़्यादातर चैनल जो मुझे फाइंड आउट जो मुझे मिले कि वो सीधे क्वेश्चंस होते हैं, वो सीधे एमसीक्यू चल रहा होता है, फटाफट काम कर रहे होते हैं। कुछ चैनल्स अच्छे होंगे जो शायद मेरे नज़र में ना भी आए हों, ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं। बट कभी मन में अंदर से ये आता था कि यार, लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपका आधा काम हो जाएगा। बट एनसीईआरटी पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी वर्क भाई। एक तो 6th 7th 8th ये 3 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पूरी, और साइंस पूरी पढ़नी है आपको। तो हर बुक में कम से कम उनके 20-20 चैप्टर सब में होते हैं। 20 चैप्टर पढ़ना और इतना टाइम 69 साल के समय पे नहीं था। वहाँ पे बहुत कमी खली कि कोई एक ऐसा यूट्यूब चैनल होता जो एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के वो एक वीडियो में ले आता, 20 मिनट के 25 मिनट के वीडियो में मैं वो देख लेता, मेरा वो चैप्टर ख़त्म और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेरे दिमाग में रहती, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती। वो चीज़ नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को सोच के मैंने कहा चलिए ये सीरीज़ चालू करते हैं। तो ये सीरीज़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग की छूटने ना पाए। दिल में ये कशिश बोलते हैं ना कि एक अंदर से वो ना रह जाए, वर्ड कुछ होता है कि वो रह गया यार, ऐसा अंदर से ना हो। जब आप पेपर देने बैठें तो आपके पास ये हो कि ना मैंने अपना 100% दिया है, बाकी जो मेरी किस्मत, जो बाकी मेरी मेहनत वो सामने आएगी। तो सुपर टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल को जो हमें बचाना है, हम उन्हें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ये चैप्टर है। और ये बड़ा वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। एक जो ईवीएस जिसे हम कहते हैं ना, प्योर ईवीएस है ये प्योर ईवीएस है। एक्चुअल में ये चैप्टर साइंस नहीं है, ये प्योर ईवीएस का है क्योंकि इसमें पूरा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, सभी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इंक्लूड होते हैं। और हम लोग को ये होता है कि हमको याद करना होता है कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, नेशनल पार्क कौन से। तो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है, वो मैंने इसमें सभी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता हो कि ये वाले कहाँ पर हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। और एनसीईआरटी बेस है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। अगर आपको लगता है कि मेरा वर्क अच्छा है, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, तो आप मुझे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब फटाफट। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, स्टिक करके रुक के रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन बेकार था। पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ भरतपुर सेंचुरी इज़ लोकेटेड। 2 बार इज़ हो गया, कोई बात नहीं। भरतपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर अभ्यारण्य सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर झारखंड में है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एक आपको चुनना है। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, फटाफट अपने आंसर सोच लीजिए एंड यू विल गेट द राइट आंसर आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो जो भरतपुर अभ्यारण्य है, भरतपुर सेंचुरी है, वो हमारा राजस्थान स्टेट जो है वहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। ये तो बहुत कॉमन, इम्पॉर्टेंट और मेरे हिसाब से इसका आंसर सभी को पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। 5 सेकेंड आपके पास हैं, अपना आंसर सोचिए।
तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण भारत का एक नेशनल पार्क है जो सुर्खियों में ज़्यादातर रहता है और ये असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 असम। अगला देख लेते हैं, वेयर इज़ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज़ लोकेटेड। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये सारे आपके एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। आप अंदर जाके जब पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन है। मैं उन्हीं को केवल पिक करके लाया हूँ, एक्स्ट्रा अपने मन से एक भी नहीं रखा है। तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो अंडमान में है, ग्रेट निकोबार में है, केरल में है या फिर लक्षद्वीप में है। इन किस जगहों पर ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो इसका आंसर तो आपको ईजिली मिल ही गया होगा क्योंकि ये नाम में ही है ग्रेट निकोबार। तो ये जो है ये ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में इसलिए रखा है क्योंकि इसको कन्वर्ट करना बहुत टफ काम हो जाता है। मैं इसको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझिएगा तो आप अपना आंसर ढूंढ लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बायोस्फीयर रिजर्व। ये सभी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है और आपको चुनना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा या उसके बारे में सही जानकारी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज कोस्टल एरियाज कैन कम अंडर बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब जो तटीय इलाके हैं, जो भारत का तो तटीय इलाका है, क्या वो भी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है? पहला ऑप्शन। दूसरा, इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर MAN एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB ऑफ यूनेस्को। तो क्या ये MAN और MAB द्वारा यूनेस्को द्वारा इनको मान्यता दी जाती है? दूसरा, दे आर नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट। इसको नेशनल गवर्नमेंट मतलब नॉमिनेट करती है या फिर उसके बारे में कहती है। और मे हैव 1 और मोर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इट। और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। इसमें से आपको जो सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर है वो चुनना है। इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं बट इसमें सिर्फ आपको बेस्ट चुनना है। जैसे आपने देखा ना सीटेट में होता है कि आंसर 2 सही होते हैं लेकिन यू हैव टू पिक द बेस्ट वन। तो आपको भी यू हैव टू पिक द बेस्ट वन, जो सबसे बेस्ट आंसर इसके अंदर सूटेबल है वो चुनना है और आंसर्स आपको नहीं चुनने। इसमें एक से ज़्यादा आपको ऑप्शंस में नहीं दे रहा चुनने के लिए, सिर्फ एक चुनना है। कन्फ्यूज़ हुई है, परेशान हुई है, दिमाग को लगाइए कि इसमें से कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर आपने अपना आंसर सोच लिया होगा तो इसका सही आंसर है मे हैव 1 और मोर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए एक अंतर समझिए सबसे पहले कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर में अंतर क्या होता है। जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ होते हैं, सेंचुरीज होते हैं, वो छोटे होते हैं और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये एक बायोस्फीयर के अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ जाते हैं। ये इतना बड़ा होता है। तो जो उसका चौथा आंसर है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है यहाँ पर। तो सिर्फ एक आंसर चुनना था, इसलिए आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। द प्रोसेस ऑफ लैंड टर्निंग इनटू डेजर्ट एज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिक्लाइन ओवर टाइम। मतलब जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो भूमि है आपकी, वो धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाती है क्योंकि जो सॉइल है उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। दूसरा ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ लैंड ऑफ लूजिंग द वेजिटेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंतर्गत जो मिट्टी है उसके सभी पेड़ पौधे मर रहे हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ लैंड लूजिंग न्यूट्रिएंट। या फिर तीसरा ऑप्शन वो है कि जो मिट्टी है वो अपने सभी तत्वों को खो रही है। ये 3 ऑप्शन है, इसमें भी आपका एक से ज़्यादा आंसर है बट आपको सिर्फ एक चुनना है जो सबसे बेस्ट आंसर है। फिर से तीनों की हिंदी बता देता हूँ आपको। मिट्टी डेजर्ट बन रही है क्योंकि जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। जो लैंड है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि जो लैंड है वो अपने सभी पेड़ पौधे खो दे रहा है। और तीसरा कि जो लैंड है उसके सभी जो तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो सारे खो चुके हैं या खो रही है। उसको हम डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण कहेंगे। तो आपको सही चुनना है, तो आपने आंसर चुन लिया होगा। आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ अ लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। किसी भूमि का मरुस्थल में बदल जाना ही मरुस्थलीकरण है। सिंपल सी डेफिनेशन है, परेशान और हैरान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर रिजर्व फॉर लिविंग फॉर ट्राइबल्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही अंतर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र आदिवासियों के रहने के लिए आरक्षित हैं। अब ये क्वेश्चन आपको सबसे अलग क्यों करने वाला है, ये इसलिए अलग करने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा अगर उसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। आपने ये याद कर लिया कि कौन सा कहाँ रहते हैं, कौन सा जानवर है, कौन सब याद कर लो कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बट ये क्वेश्चन वो बता सकता है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, वरना बता ही नहीं सकते कि जो ट्राइबल्स हैं या जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए कौन सा आरक्षित हिस्सा है। नेशनल पार्क में वो आरक्षित रहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में आरक्षित रहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आरक्षित रहते हैं, या फिर जू में आरक्षित रहते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है, डीप फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, इनसाइड क्वेश्चन है। 5 सेकेंड है आपके सामने, सोच लीजिए अपना आंसर। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में तो सीधी बात है, आता है तो आता है, वरना तो जय अंधी माता की। तो इसका सही आंसर जो है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द ट्राइबल्स। नेशनल पार्क में ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनका प्रोटेक्शन नहीं होता। नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में केवल प्लांट एंड एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है। होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों जगहों में, बल्कि तीनों जगहों में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कहीं पर भी पोचिंग, किलिंग और आपका कल्टीवेशन, इस तरह की कोई चीज़ें अलाउ नहीं होती। आप वहाँ पे खेती नहीं कर सकते, आप वहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, आप वहाँ पे जानवरों को नहीं मार सकते, आप वहाँ पेड़ नहीं काट सकते, आप वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आप करते पाए गए तो आप पे जेल और जुर्माने जैसे प्रावधान बने हुए हैं हमारे लॉ में। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। दीज आर द प्रोटेक्टेड एरिया, ये सुरक्षित स्थान है। लेकिन आदिवासी जिस जगहों पे पाए जाएंगे उस हिस्से को हम बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा कहेंगे, ना कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सही ऑप्शन नंबर सेकंड, बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वेयर इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड। बहुत बढ़िया जगह है, पचमढ़ी मैं गया भी हूँ, बहुत बढ़िया जगह है। कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या झारखंड में है। आपके सामने फिर से 5 सेकेंड है, फटाफट अपने आंसर सोचिए कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। बहुत प्यारी जगह है, मज़े आए थे जाने में। इट वॉज़ अ फैमिली ट्रिप और बहुत ही स्वर्ग जैसा इलाका है। महंगा बहुत है बट बहुत बढ़िया है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, एमपी में है आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत बढ़िया सुंदर जगह, मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, लेकिन कोरोना के बाद अभी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड अंडर विच बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए वही प्रश्न आ गया कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, इसके अंतर्गत स्थित है। मतलब ये दोनों किस बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, ये क्वेश्चन बुक में है, इसलिए उठा के लाया हूँ मैं। बहुत डीप क्वेश्चन है, नहीं पता होगा लोगों को। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सतपुड़ा और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। अब थोड़ा सा अगर आपको ज्योग्राफी की पहचान होगी तो आप इसका आंसर बिना जाने, देखिए होता क्या है, सबके आंसर आपको नहीं मालूम कर सकते ना, कितना पढ़ेंगे, हर चीज़ नहीं पढ़ सकते आप। तो क्या होता है, थोड़ा सा तुक्का मारने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। बोलते हैं ना अकल, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, थोड़ी सी नकल के लिए अकल लगाएंगे। देखिए कैसे, अगर आपको पता हो, जैसे आप देखिए लिखा है सतपुड़ा नेशनल पार्क। अगर आपको पता है कि जो सतपुड़ा रेंज है पहाड़ों की, वो किस जगह मौजूद है, अगर आपको सतपुड़ा के बारे में पता होगा तो आप तुरंत तुक्का लगा ले जाएंगे। बोरी से आप कोई जानकारी दी, बोरी बंदर, अगर आपने वो मूवी देखी हो, चलिए मजाक की बात अलग है, बट बोरी से आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन सतपुड़ा नेशनल पार्क से लगा सकते हैं, बिकॉज सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना तो होगा। तो भैया इसका जो सही आंसर ये हो जाता है कि ये दोनों ऑप्शन नंबर सेकंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं और ये एमपी में स्थित है। तो यहाँ से आप तुक्का लगा सकते थे, थोड़ा सा नकल के लिए अकल लगा लेते तो काम आपका बन जाता
वरना अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी का डीप क्वेश्चन है, ये भी लोगों को नहीं पता होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको पता था तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, लेकिन फर्जी नाम मत दीजिएगा, अगर सच में पता हो तो ज़रूर लिखिएगा। ये भैया आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, फटाफट देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या स्थित है, कितना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये देखिए भाई पचमढ़ी की सेंचुरी आप ये देख सकते हैं, ये रही इधर पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क, आप ये देख सकते हैं, ये सतपुड़ा नेशनल पार्क। एक यहाँ पे तावा रिजर्वायर कुछ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका बोरी जो सेंचुरी है वो भी आप देख सकते हैं कि ये रही बोरी सेंचुरी। तो ये इतना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एमपी में लोकेटेड है, और इसके अंदर ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका प्यारा सा एक मैप था। द रेड डाटा बुक गिव्स डाटा ऑन, जो लाल किताब है, रेड डाटा बुक है, वैसे रेड डाटा बुक के नाम से ये जानी जाती है, इसलिए इसका हिंदी नहीं किया मैंने। जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका मतलब विवरण होता है, उसमें किसके बारे में लिखा होता है, वो जो लाल किताब है। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, खतरे के निशान वाले प्लांट या एनिमल। रेड कलर्ड फिशेस, लाल रंग की मछलियाँ। रेड कलर्ड फ्लावर, लाल कलर के फूल, या फिर लिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या फिर सभी जानवरों के और प्लांट के नाम इसके अंतर्गत होते हैं। चुनिए अपना आंसर। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा हंसी इसलिए दिलाता है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 8th क्लास में था तो ये किताब मेरे पेपर में आया था, ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था कि रेड डाटा बुक क्या होता है, और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया था मैं। तो जिसका आंसर मेरे और मेरे मित्रों ने लिखा था कि मैं बस क्या बताऊँ कि एक लाल कलर की किताब होती है और ये होता है वो होता है, और जब लास्ट में जाके बुक में देखा तो छोटा सा आंसर था। बहुत हंसी आई। जिस टीचर ने पढ़ा होगा तो वो भी कह रहा होगा कि भाई पढ़ लेता, क्या कर रहा है। चलिए, अगर आपको पता होगा तो आंसर आपने मार दिया होगा, और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इसका आंसर नंबर 1 है। एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में के जानकारी इस लाल किताब या रेड डाटा बुक में लिखा होता है, वो सभी एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही। अब एंडेंजर्ड एनिमल कौन से होते हैं तो फटाफट सुन लीजिए। वो जानवर जो खतरे के निशान पर हैं, जिनके अंदर ये है कि जिनकी प्रजाति ऐसी है कि वो शायद कुछ दिनों में 9 तो 11 हो लें। क्यों 9 तो 11 हो लें? क्योंकि भाई जो हम इंसान हैं, हम बहुत ही ज़्यादा हवसी हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं और दिखावे की दुनिया में सिर्फ जीना चाहते हैं कि दिखावा करवा लें बस। तो भैया ये है कि हमको भाई शेर मारने हैं क्योंकि हम बहुत बड़े 30 मार खाएँ, हमें हाथी के दांत निकाल ले लें क्योंकि उससे महंगे महंगे हम कुछ दवाइयाँ बना लेंगे, नशा कर लेंगे, और गैंडे को मार लो क्योंकि उसकी खाल हमको निकालनी, उससे हमें कपड़े पहनने। भैया इस तरह के काम आपको करने। भालू मार दो तो उसका फर मिल जाएगा, टाइगर मार दो उसका फर मिल जाएगा। तो इस तरह की जो हम लोगों की सोच है, जो हम लोग की प्रवृत्ति है, वो एक दिन हमें आपस में खुद को मार डालेगी कि कहेंगे कि अरे जो ये वाले सर हैंडसम लगते हैं इनको मार डालो क्योंकि इनका फेस मुझे चाहिए, तारीफी। तो ऐसी सोच अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपना नुकसान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो खतरे के निशान पर हैं, जिनका एक्सटिंक्शन या फिर अस्तित्व खत्म हो सकता है। भारत में एक स्थिति आई थी जब टाइगर एंडेंजर्ड हो गए थे, खतरे के निशान पे थे कि ख़त्म होने वाले हैं। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डोनेट एनिमल स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन? निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र के पशु प्रजाति को दर्शाने के लिए किया जाता है? उन्हें हम फर्न कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, फौना कहते हैं, या इनमें से कुछ नहीं कहते? ऐसे जानवर की प्रजाति जो केवल एक ही जगह पे पाई जाती है, स्पेशल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फर्न कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, फौना कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं कहते हैं? 5 सेकेंड आपके सामने है, आंसर आपको पता होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एनिमल की बात हो रही है, प्लांट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो एनिमल होते हैं फौनाज। जो फौना होते हैं वो जानवर कहलाते हैं जो सिर्फ एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के में पाए जाते हैं, ना इंडिया में है ना यूएस में है। तो वो वहाँ के लिए क्या है? एक फौना है, क्योंकि वो सिर्फ वहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डोनेट प्लांट स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र के पौधों की प्रजातियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। पिछले में जानवर की बात थी, इसमें पौधों की बात है, पेड़ों की बात है, तो उसको हम फर्न कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे, फौना कहेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी समय तो देना पड़ेगा। समय आपको मिल चुका है, काफ़ी मिल चुका है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है भाई आपके फ्लोरास। फ्लोरा वो होते हैं पेड़ पौधे जो एक ही जगह पर विशेष रूप से पाए जाते हैं, एक किसी क्षेत्र में, उसको हम फ्लोरा कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा था? काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, नहीं नेशनल पार्क। स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। कौन सा भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट या फिर हम कहें आरक्षित वन कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, काजीरंगा, कान्हा, जिम कॉर्बेट या फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क। सोच लीजिए आपका आंसर क्या होगा इसका। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन द ईयर, ये सबको पता होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, 1974 में, 1937 में या 1985 में। और तारीख मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल। साल आप बताइए, 1973, 1974, 1937 या फिर 1985। 5 सेकेंड आपके हैं, तुक्का मारो फटाफट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। और 100 जाके लगेगा आपका कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। वो क्यों लॉन्च किया गया था? अब भी बताया था कि जो टाइगर थे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गए थे, खतरे के निशान पे थे, ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। तो हमारी सरकार ने सोचा कि नहीं भाई बहुत हो चुका है, टाइगर बचाने हैं, शेर बचाने हैं, क्योंकि हम शेर लोग हैं। और हमने बहुत बढ़िया काम किया। आज स्थिति ऐसी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर, जिनमें से हम लोग भी हैं, कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। तो 1973 1 अप्रैल। और कौन सी नेता थे? तो उस दौरान 1973 में आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी जी थी जो उस दौरान जिन्होंने इस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। 1 अप्रैल 1 अप्रैल भी लिख देते हैं, शायद आप लोग ना लिख पाते हो तो ये लो भैया लिख दिया 1 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था भाई वो किस नेशनल पार्क में लॉन्च हुआ था? मतलब उसकी शुभारंभ किस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, बुक के अंदर का क्वेश्चन है। पढ़ोगे तो काम होगा, वरना तो ताली तो हम सब बजाते ही हैं। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है कान्हा नेशनल पार्क, तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चौथा है सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर से नेशनल हो चुका है यहाँ पर। देखते हैं इस बार क्या नेशनल ही फिर से नेशनल बन पाता है। चुनिए अपना आंसर। 5 सेकंड आपके सामने हैं। क्या है आपका आंसर? देखते हैं। तो जिसका सही आंसर है सतपुड़ा नेशनल पार्क, बिल्कुल भी नहीं है। हर बार सतपुड़ा वाला ही नहीं होगा भाई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो नेशनल पार्क था जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी जी ऑन 1 अप्रैल 1973। कहाँ पर? एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़ जाते हैं। एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इज वन दैट इज, एक लुप्त प्राय प्रजाति कौन सी होती है? इतनी देर से बता रहा हूँ एंडेंजर्ड, अब भी ना टिक कर पाए भैया। जय जय श्री राम। पहला क्वेश्चन, ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, जो पहले ही खत्म हो चुकी हैं। ऑलरेडी डेंजरस, जो बहुत खतरनाक होती हैं, या फिर ऑल इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, या फिर जो
लुप्त होने की कगार पर हैं। तो भैया अब तो सही कर देना, पिछले 3 मिनट से 4 मिनट से समझा रहा हूँ आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर, सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर 3, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, खतरे के निशान पे, लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त हुए नहीं हैं। डायनासोर नहीं बना देना इनको, एक्सटिंक्ट नहीं कर देना। वो एक्सटिंक्ट होती हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर, बट ये डायनासोर नहीं है, ये खतरे के निशान पर होती हैं। अब टाइगर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में नहीं आता। आगे देख लेते हैं इकोसिस्टम में भी। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक बात आपको बताऊं, अब आपको ना इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं ना, ईवीएस ही चल रहा है ये फटाफट, बहुत मतलब इस वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी है उतनी खुशी हो रही है, क्योंकि इस पर पूरा ईवीएस आपका इंक्लूड हो रहा है। इसलिए अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र पे बहुत हंसी वाली बात है, बात बताऊंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। स्पीशीज अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट, ऐसी जातियाँ प्रजातियाँ जो कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में रहती हैं और उनको मिलाकर। प्लांट फाउंड इन वाटर, जो पानी में पाए जाने वाले आपके प्लांट हैं। प्लांट फाउंड ऑन लैंड, वो प्लांट जो कि धरती पे हमारे भूमि में पाए जाते हैं। या फिर ऑल प्लांट, ना कि कॉल प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। अरे भैया कॉल क्यों कर रहे हो, इतना फ़ोन ना करो यार, बैलेंस नहीं हमारे पास। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट, सभी प्लांट, सभी एनिमल्स, सभी स्पीशीज़ और हमारा पूरा एनवायरनमेंट मिला के इकोसिस्टम बनता है। तो ये 4 ऑप्शन है, बेस्ट चुनना है, कौन सा बेस्ट आंसर होगा, सोचिए आंसर। मेरे हिसाब से ये आंसर सबको पता होगा, नहीं पता तो बहुत गड्ढे में आप। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पेपर में भले ना दिखें लेकिन आपका मोरल बहुत हाई करते हैं। इकोसिस्टम पेपर में भी दिखेगा और मोरल भी हाई करेगा। तो इसका सही आंसर चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर, चौथा पार्ट, चौथा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सभी प्लांट, सभी एनिमल और पूरा एनवायरनमेंट। देखिए इकोसिस्टम में कौन कौन है, सारे प्लांट आते हैं, सारे एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं, नदी भी आएंगी, पहाड़ भी आएंगे, जंगल भी आएगा, सब कुछ A to Z ये सब मिलके इकोसिस्टम बनता है। तो जो 4th ऑप्शन है, कैन यू सी मी वाला 4th ऑप्शन, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। एक फूड चेन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मज़े आने वाले हैं अगले 2 क्वेश्चन में, फिर उसका आपको एक्सप्लेनेशन बड़ा प्यारा लगने वाला है जो कि मैं देने वाला हूँ। एक खाद्य श्रृंखला क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, एक ऐसा ग्रुप जीवों का जो एक जैसा खाना खाते हैं। एनिमल ईटिंग एनिमल्स ईटिंग हैं, एनिमल मतलब एक जानवर जो दूसरे जानवर को खाते होंगे, शायद इसका कुछ ऐसा मतलब है। सीरीज ऑफ प्लांट या एनिमल विच आर इंटर रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन बाय फूड बाय द अदर, मतलब एक पूरी कड़ी जिसमें एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, खाते पीते एक दूसरे को एक कड़ी बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब तो समझ में आ ही गया होगा फूड चेन का मतलब क्या होता है। इतना प्यार से मैंने समझा दिया है आपको, इतनी प्यार से ऑप्शन समझाए हैं कि आपको दिख रहा होगा आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, समझ लिया होगा, सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा मैंने पारिस्थितिकी तंत्र वाली बात बताई नहीं, बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर 3 जो है, तो भाई जो फूड चेन होती है वो होती क्या है, तो जो फूड चेन है वो एक ऐसी श्रृंखला होती है कि जिसमें सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और एक को खा रहा होता है, दूसरा दूसरे को खा रहा होता है, तीसरे को खा रहा होता है, चौथे को खा रहा होता है, एक दूसरे को खाने पीने के नाम पर वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र वाली बात सुन लीजिए, तो ये मेरे बीटीसी के पेपर में आया था पारिस्थितिकी तंत्र, और मुझे नहीं पता था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो जो मैंने इसका आंसर लिखा था ना, ओ हो, क्या ही मैंने आधे पन्ने का आंसर लिखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इकोसिस्टम है, और मैंने कौन कौन से तंत्र जोड़े थे, आय होए क्या ही बताऊं मैं। और बाद में इतना हंसा था कि जो एग्जामिनर कॉपी मेरी पढ़ने वाला ना भाई सैल्यूट कर रहा होगा बैठ के कि भाई ये बंदा क्या था, पता कुछ नहीं है इसके बारे में कि ये इकोसिस्टम है। अच्छा मुझे पता होता है कि इसको इकोसिस्टम कहते हैं तो मैं उसके बारे में लिख देता, लेकिन मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम था, पेपर हिंदी मीडियम में आते थे। तो जो तंत्र मैंने लिखे हैं, आई एम जीनियस।
तो अब फूड चेन क्या है? फूड चेन एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे से खाने के तौर पर, पेट के तौर पर रिलेटेड होते हैं। फूड वेब क्या होती है फिर? फूड चेन, फूड वेब, अंतर दिखेगा। फूड वेब किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो देखिए, वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन इन अ कम्युनिटी। बहुत सारी फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट के बीच का संबंध बताती है। तीसरा, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जितने भी जीव जंतु हैं और उनका वातावरण, उसके बारे में जानकारी देती है। या फिर रिलेशन बिटवीन एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु। तो क्या ये प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन बताता है? सच में? सच में नहीं। चुनिए इसका आंसर, 5 सेकंड आपके सामने है। तो इसका सही जो आंसर है वो है पहला ऑप्शन, वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन। बहुत सारी जब फूड चेन मिल जाती हैं तो उसको हम फूड वेब कह देते हैं। अभी बताता हूँ, बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है, बहुत प्यारी से फोटो निकाल के लाया हूँ एक। तो फूड चेन, बहुत सारे जीव जंतु आपस में खाने के लिए रिलेटेड है, तो फूड चेन। और बहुत सारी फूड चेन को मिला दो तो वो फूड वेब बन जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं, ये करके दिखाओ, ये रही फूड चेन। ऐसे छोटी सी फूड चेन छोटी होती है। जैसे एक ट्री था, हिरन आया बेचारा, उसने उसको खा लिया। लायन आया, उसने उसको खा लिया, ये फूड चेन हो गई। दूसरा, एक फ्लावर था, ये पानी का है, अंदर की बात है। फिशेज आएंगी तो वो फ्लावर को कुछ ना कुछ खाएंगी। छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी मछली आएगी उसको खा लेगी, और बाद में एक चिड़िया आएगी वो सबको निपटा लेगी। छोटी सी फूड चेन। दूसरी, तीसरी फूड चेन देख लेते हैं। फिर से एक फ्लावर है, उसमें आके आपकी बैठ गई कौन? बटरफ्लाई बैठ गई, उसने उसका रस चूसा, जैसे उड़ के निकली, फ्रॉग बैठा था, कटक करके इसको निकल गया। नेता बन के फ्रॉग थोड़ी देर में निकले, बाबा जी बैठे थे, सांप ने उसको डस लिया, और खा के जैसे बैठा तब तक हमारी ईगल आ गई, हमारी चील आ गई, और उसने च्यों च्यों करके सबको निपटा लिया। तो ये क्या है? ये फूड चेन देखिए, सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर एक भी गायब हो गया तो एक जो अगला वाला है वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि कोई हर्बीवोरस है जो केवल पेड़ों को खाता है, कोई कार्निवोरस है जो मांस खाता है। तो अगर एक भी गायब हुआ तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये सारी फूड चेन है, और इन्हें सबको मिला दिया तो देखिए एक फूड वेब बन गई। हर एक अलग है। देखिए हर फूड चेन, देखिए कितनी फूड चेन बन रही है। देखिए, कैरेट्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को ईगल ने खाया, एक फूड चेन। घास है, ये कोई पेड़ वेड़ लगे हुए हैं जिसको मतलब ये गेहूं के पेड़ वैसे, जिसको रैट खा रहा है, रैट को फॉक्स खा रही है, और फॉक्स को फिर ईगल खा गई, अगली फूड चेन हो गई। फिर आप देखिए, फिर से यही हैं अपने गेहूं के पेड़ हैं, जिसको ग्रास हॉपर, मतलब आपने टिड्डे देखे होंगे, टिड्डे खा रहा है, टिड्डे को फिर कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, फिर ईगल खा गई। और फिर से वही वाली बात कि चिड़िया है, पेड़ है, पेड़ पे कुछ फ्लाइज हैं, कुछ मक्खियाँ हैं, कुछ मधुमक्खियाँ हैं जो उनको कुछ खा रही है, उनको बर्ड खा रही है, और फिर बर्ड को भी ईगल खा ले रही है। तो ये फूड वेब है। तो फूड चेन बहुत छोटी छोटी श्रृंखलाएँ हैं, अलग अलग श्रृंखलाएँ हैं जो एक दूसरे पर खाने के लिए डिपेंड होती हैं, और यही सब जब मिल जाती हैं तो उसको एक फूड वेब कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब बहुत ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, एनवायरनमेंट का टॉप प्यारा क्वेश्चन है ये, टॉप प्यारा क्वेश्चन। प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? हरे प्लांट, हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाने वाले, कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, या ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आपने टिक कर दिया होगा। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो सबसे पहले खाना खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जिन्हें कहते हैं, वो आपके हर्बीवोरस कहलाते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाने वाले। भाई उपभोक्ता की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्लांट को कौन खाएगा? हर्बीवोरस ही तो खाएगा, जो कि घास फूस खाने वाले जानवर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? फिर से हरे प्लांट, घास खाने वाले, मांस खाने वाले, या फिर ये सभी आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। फटाफट अपना आंसर चुन लीजिए। अब तो बहुत आसान हो गया, प्राइमरी मिल गए तो सेकेंडरी तो मिल ही जाएंगे। तो सही इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, दैट इज कार्निवोरस को हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, जो मांस
खाते हैं। टर्शरी वो होते हैं जो, देखिए टर्शरी समझिए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है। सबसे पहले हर्बीवोरस आ गया, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में कौन आते हैं? सेकेंडरी में वो जानवर आते हैं जो मांस खाते हैं, लेकिन वो कौन से जानवर हैं? जैसे आप समझिए फॉक्स, ठीक, लगड़बग्गे, डॉग, इस तरह के क्यों आते हैं? क्योंकि ये बीच की कड़ी है, इनको भी खाने वाले हैं, इसको हम सीधे शेर कहते हैं। तो वो टर्शरी उपभोक्ता होता है, टर्शरी कंज्यूमर में आता है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आता है, और कभी कभी तो जानवरों के नाम के साथ भी आता है, तो पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर आपको फालतू लगा हो तो बताइएगा कमेंट में कि भाई ये सर आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस के क्वेश्चन है, प्योर ईवीएस के क्वेश्चन है, और मज़ेदार क्वेश्चन थे, और अंदर के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी। इतना टाइम अगर आप सोचिए स्पेंड करते क्वेश्चन को निकालने में, नोट्स बनाने में, तो कम से कम 2 घंटे लग जाते। मैं भैया आपके 40 मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्या बुरा है। चलिए, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके रहने के, उनके वास्तविक या नेचुरल स्थान पर जो रहते हैं, तो उस प्रोटेक्टेड एरिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दूँ क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व ले लीजिए, जू ले लीजिए, नेशनल पार्क ले लीजिए। अब तो आपको ये चीज़ क्लियर हो ही चुकी होगी, वो होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिख लीजिएगा, इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊँगा यहाँ पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उन्हें कहते हैं जहाँ पर एनिमल को उनके नेचुरल जगहों पर रख के प्रोटेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। अब तो भैया इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्लांट की बात अलग नहीं की गई है और ना ही एनिमल की बात अलग की गई है, कॉमन स्पीशीज़ के बारे में पूछा गया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, जो एक ही जगह पे पाई जाती हैं। अलग अलग कर देते हैं तो फ्लोरा फौना, और कॉमन स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। मैं लिख देता हूँ इसकी हिंदी, भाई थोड़ा सा आप सर्च कर लीजिएगा। एंडेमिक क्या है भैया? स्पीशीज़ कहते हैं इसको। प्लीज़ आप लोग हिंदी वाले बच्चे जो हों, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सर्च आउट कर लीजिएगा। हिंदी वाली बड़ी समस्या हो जाती है मेरे सामने। तो एंडेमिक स्पीशीज़ उन्हें कहते हैं जो कि एक ही जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग कर देते हैं तो फ्लोरा फौना। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंज। भाई माइग्रेशन या माइग्रेटरी बर्ड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, क्योंकि भारत में कहीं पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, इसीलिए वो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने वो वीडियो में एक छोटी सी हिंट भी दी थी, तो ये आपका होमवर्क है। पता करिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब कौन होती है? जो प्रतिस्थापन करके दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से हमारे देश में या किसी और देश में चली जाती है, उसको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। और एनिमल भी माइग्रेट करते हैं, बट भारत में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और वो किस नेशनल पार्क में जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वैसा क्यों करती हैं? तो इसका आंसर होगा क्लाइमेटिक चेंज, मतलब जो क्लाइमेट में, जो वातावरण में बदलाव आते हैं, उस वजह से जो चिड़िया होती हैं वो इंडिया या फिर दूसरे देश में माइग्रेट कर जाती हैं। इसकी हिंदी शब्द प्रतिस्थापन होती है। और वो ऐसा क्यों करती है? तो भैया वो देखिए होता क्या है। सर्बिया एक देश है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ठंड के मौसम में वहाँ पे पानी भी जम जाता है, पानी पीने तक के लिए नहीं होता, खाना तो भूल जाओ। तो जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाती हैं। ऐसे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ी तो माइग्रेट कर गए, बहुत ठंड पड़ी तो माइग्रेट कर गए। वो क्लाइमेट को देखकर, क्योंकि जब क्लाइमेट बदलेगा तो भाई खाना पीना बदल जाएगा, खाना पीना बदल जाएगा तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो जिएंगे क्या? जिएंगे नहीं तो मर जाएंगे। तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगहों पे चले जाते हैं ताकि वो अपने आप को जीवित रख सकें। ये वीडियो जाके अब ख़त्म हुई है। लॉन्ग वीडियो थी, शुरू से कह दिया था, लेकिन एक भी क्वेश्चन अगर आपको फालतू मिला हो तो ज़रूर भैया डिसलाइक बटन दबा के चले जाना। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, और सबसे बड़ी मेहनत लगी इस चीज़ को ढूंढ के निकालने में। घंटों का प्रयास करके एक वीडियो बनती है, तो भैया एक लाइक बनता है, एक प्यारा सा कमेंट बनता है, और सब्सक्राइब भी बनता है। जो नए भैया हमारे सब्सक्राइबर जो देख के चले जाते हैं, तो कृपा करके सब्सक्राइब करिए। हम 505 हो चुके हैं, जल्दी जल्दी इसको 1000 करिए
ताकि मज़े और आएँ। जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना तो मज़े भी आते हैं। जब आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बोलते हैं नाइस सर, थैंक यू सर, मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो, लगे रहिए, व्हाट्सएवर आप लोग कुछ लोग कमेंट में स्टिकर्स भी देते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं। आप लोग मेरी मेहनत की वैल्यू को समझ रहे हैं और मेरी मेहनत आपकी ही एक्चुअल में बहुत बड़ी सफलता बनेगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत प्यारा वीडियो था। कीप ऑन, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।